हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं डार्विन की थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। जैसे जो लेमार्क की थ्योरी थी ना, लेमार्क को क्या बोला गया था, लेमार्किज्म। और जो डार्विन की जो थ्योरी थी, दिस वाज नोन एज द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कि जो डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो किसको लेके दी थी बेटा, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर को लेके। इसकी थ्योरी का जो सबसे पहला पॉइंट था, दिस वाज द ओवर प्रोडक्शन। उसने ये कहा कि भाई एक जो लिविंग क्रिएचर होता है, जो फीमेल होती है, उसमें रिप्रोडक्शन का रेट बड़ा हाई होता है। कैसे, उसने एग्जांपल भी दिया। जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो हजारों के हिसाब से अंडे देते हैं। कोडफिश है ना, एक टाइम पे हजारों एग्स लेकर देती है। एक रैबिट का एग्जांपल दिया कि जो रैबिट रहता है, ठीक है, क्या जो रैबिट फीमेल जो रहती है वो एक बार में 6 बच्चों को जन्म देती है। गिव बर्थ टू 6 यंग वन इन 1 लीटर एंड प्रोड्यूस 4 लीटर इन ए ईयर। एक साल में लगभग वो 4 लीटर यानी कि 4 बार वो बच्चे पैदा करती है। और एक बार में वो कितने बच्चों को जन्म देती है बेटा, 6। लेकिन अगर वो सारे के सारे ही बच्चे जिंदा रहेंगे तो इसकी वजह से क्या होएगा, एनवायरमेंट के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी तरह उसने एग्जाम्पल जो दिया था वो एलिफेंट का भी दिया कि जो एलिफेंट है वो स्लो ब्रीडर मानी गई है। 30 साल में वो रिप्रोडक्शन करना शुरू करती है, ठीक है, लेकिन 90 साल तक रिप्रोडक्शन करती है और एक फीमेल 6 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। लेकिन फर्टिलिटी रेट हाई होने के बाद भी एनवायरमेंट में जो फूड और जो स्पेस है वो लिमिट है बेटा। देखो, कोई कितने प्रोड्यूस कर सकता है, इस चीज़ से ज़्यादा जो मैटर करती है चीज़ वो ये करती है कि एनवायरमेंट के अंदर इतना स्पेस है या नहीं है। और डार्विन ने कहा कि चलो ठीक है, मान लिया उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी एनवायरमेंट में फूड और जो स्पेस है वो लिमिट अमाउंट में है। लिमिट अमाउंट में है तो इसकी वजह से जितनी भी जो लिविंग स्पीसीज होती हैं उनके बीच में होता है क्या, स्ट्रगल जिंदा रहने के लिए। देखो, जब फूड और स्पेस लिमिट में रहेंगे तो इसकी वजह से क्या रहेगा, उनके बीच में स्ट्रगल होती है ताकि वो जिंदा रह सके। और जो ये स्ट्रगल होती है ये 2 टाइप की होती है। इंट्रा स्पेसिफिक, या तो होएगी सेम स्पीसीज के बीच में फूड को लेके, शेल्टर को लेके, किसी भी चीज को लेके। एक टर्म आती है कैनिबलिज्म, कि कई बार जब कुछ को क्या रहता है बेटा, खाने के लिए कम मिलता है तो वो अपने ही फैलवा ना, हम जानते हैं जो बिल्ली रहती है वो अपने बच्चों को खा जाती है। ये एक इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होती है कि जिंदा रहने के लिए उसने अपनी ही स्पीसीज को खत्म किया। जब 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में स्ट्रगल होए जिंदा रहने के लिए, दिस वन इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक और एनवायरमेंटल। कभी बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो एक लिविंग क्रिएचर उस टाइम पे किसके साथ स्ट्रगल करता है, एनवायरमेंट के साथ स्ट्रगल करता है जिंदा रहने के लिए। और जब हम स्ट्रगल करेंगे देन ऑब्वियस सी बात है नई वेरिएशंस आएंगी। बेटा, स्ट्रगल करके जिंदा कौन रहेगी, एक नई वैरायटी। जो पुरानी वैरायटी जिसमें एबिलिटी है ही नहीं वो तो जिंदा कैसे रहेगी भाई। इस टाइम पे जो ये कोरोना वायरस का चल रहा है, इसमें सिर्फ कौन सरवाइव कर पा रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिनके ऑलरेडी कोई हार्ट प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम है। क्यों, वेरिएशन, चेंजेज। वही है कि आइडेंटिकल ट्विन को छोड़ के उसने कहा कि कोई भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं होता। और ऑर्गेनिज्म में जो ये चेंजेस आते हैं इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, वेरिएशंस। ठीक है, क्या नाम देते हैं, वेरिएशंस के नाम से जानते हैं। डार्विन ने कहा वेरिएशंस ग्रेजुअल होती है, कंटिन्यू होती है, और एक ऑर्गेनिज्म जो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में जिंदा रह पाता है वो किसकी वजह से रह पाता है, इन्हीं वेरिएशन की वजह से जिंदा रह पाता है। समझे। नेक्स्ट उसका पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फीटस।
क्या बोला इसके अंदर कि जो ऑर्गेनिज्म जिसमें वेरिएशंस रहेंगी वही जिंदा रहेगा, बिकॉज दे आर फिटेस्ट टू फेस द सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है कि जो उनके एनवायरनमेंट में चेंज आया वो उसके अंदर जिंदा रह गए, और इसी को उसने नाम दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन डार्विन ने इनके जिंदा रहने को नाम दिया था नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? स्पेंसर ने उनको दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन डार्विन ने कहा कि भाई ये जिंदा रह रहे, दैट मीन्स दिस इज ए नेचुरल सिलेक्शन। जिंदा रह रहे हैं, मरे नहीं, दैट मीन्स सिर्फ एनवायरनमेंट में वही लोग जिंदा रहेंगे, वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे विच आर सेलेक्टेड बाय द नेचर। जिनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया वो खत्म नहीं होंगे। जैसे डायनासोर्स हुए थे लेकिन खत्म हो गए, क्यों? अडेप्ट नहीं कर पाए अपने आप को, वेरिएशंस नहीं आए। इसका मतलब हुआ कि जो ये यूजफुल वेरिएशन जब आ जाती है उसके बाद ये हो जाती है ट्रांसफर, और जैसे ही ट्रांसफर होती है एक नई स्पीसीज बनती है। लैमार्क और डार्विन में सबसे बड़ा डिफरेंस समझ में आया? वेरिएशंस रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे जिंदा रहने के लिए, नेचर सेलेक्ट करता है। डार्विन ने कहा कि हमारे माँ बाप के कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो जन्म के बाद आते हैं वो, लेकिन इसने कहा नहीं, जो हमारे पेरेंट जिन कैरेक्टर की वजह से जिंदा रहे, जिन वेरिएशंस की वजह से जिंदा रहे, वो यूजफुल वेरिएशन, क्योंकि हार्मफुल तो डिस्ट्रैक्ट खत्म हो जाती है और सिर्फ यूजफुल ही रहती है जो कि ट्रांसफर होती है, और यही यूजफुल वेरिएशंस हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये थे इसके पॉइंट्स। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जब कोई काम करेगा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठेंगे, और इसके ऑब्जेक्शन में जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये था कि जो छोटी छोटी वेरिएशंस है वो तो जरूरी है ही नहीं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ओवर स्पेशलाइजेशन, जैसे हाथी का जो दांत बाहर की तरफ निकला रहता है टस्क, उसकी क्या है? हिरण के सींग है ना, हिरण चलो भाई अपने पैरों से भागती है, लेकिन जो उसके सींग इतने बड़े बड़े होते हैं है ना, उनका क्या फायदा है उसको, वो किस लिए है? वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे अंदर नॉन फंक्शनल, जैसे अपेंडिक्स खत्म ही क्यों नहीं हो गई, क्यों है आज भी हमारे पास? उसने बताया सर्वाइवल ऑफ द फीटस, जिंदा रहना, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फीटस। वो आया कैसे, जिंदा रहेगा वो तो ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में आया कैसे, दिस वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाई हिम। क्लियर? इसके अलावा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, वेरिएशंस कंटिन्यू नहीं रहती, किसी जनरेशन में आई किसी जनरेशन में नहीं आई, तो ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, द मेन ड्रॉबैक वाज द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हेरिडिटी। डार्विन को हेरिडिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और ये बना था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। नॉलेज ना होने की वजह से ही गॉट फेल, जो डार्विन था वो हो गया फेल, लेकिन फिर भी फेवर में भी थे। क्या रिप्रोडक्शन का रेट हाई होता है, सच्चाई है, लेकिन जो सोर्सेज रहते हैं लिमिट रहते हैं, ये भी सच्चाई है, और लिमिट सोर्सेज की वजह से स्ट्रगल होती है, सच है। वेरिएशंस ही रहती हैं, वेरिएशन की ही वजह से चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो उनकी नई स्पीसीज बनती हैं। मिमिक्री, कोई किसी की आवाज़ निकालता है ना, कोई किसी के जैसे दिखाई देता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब था कि दोनों चीज़ें थी। डार्विन के जो ऑब्जेक्शन थे वो थे, लेकिन इसके अलावा जो डार्विन था वो सक्सेस भी हुआ। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो कि डार्विन का ही एक ड्रॉबैक था, 10th क्लास में कर रखा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन, जब आदमी कोई भी एक वैरायटी को पकड़ के उसकी नई वैरायटी बना दे, व्हेन ए न्यू स्पीसीज आइदर ऑफ द प्लांट और ऑफ द एनिमल इज फॉर्म्ड बाय मैन थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, दिस इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसी को हम क्या नाम देते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। आपको ओनली करनी है डेफिनेशन, और जिस तरह 10th क्लास में
ठीक है। ब्रेसिका ओलेरिका जो वाइल्ड मस्टर्ड है उसके अलग अलग हिस्सों से जो ये चीज़ें तैयार की गई थी, ये जैसे कि इसकी जो टर्मिनल बर्ड्स थी बेटा उससे कैबेज को बनाया गया, लेटरल बर्ड से ब्रसेल्स स्प्राउट्स को बनाया गया, स्टेम से बनी कोलरबी, लीफ से बनी केल, ठीक है, फ्लावर से बनी कौन, ब्रोकोली, और इसके फ्लावर के क्लस्टर से बनाई गई थी कॉलीफ्लावर। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की ओनली डेफिनेशन, और सिर्फ ये करना है, इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में आ जाता है कि जो कैबेज है वो इसके कौन से हिस्से से बनाई गई, या केल है वो कौन सा पार्ट लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है दिस इज नोन एज द म्यूटेशन थ्योरी, और ये मैं फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। म्यूटेशन सडन इनहेरिटेबल चेंजेज, ठीक है, कि म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशंस रेस्पॉन्सिबल होती है डीएनए में जब सडनली कोई चेंज आ गया, और वो जो चेंज होता है जब चला जाए। हग्डी वेरीज ने क्या किया था बेटा, अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और ओइनोथेरा लैमार्किएना के ऊपर उसके एक्सपेरिमेंट थे। ठीक है। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस या जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें करवा दिया। वही कि जो ये म्यूटेशन थ्योरी थी इसके बहुत सिंपल से पॉइंट है, जो वेरिएशंस म्यूटेशंस वेरिएशंस लाती हैं, म्यूटेशंस सडनली होती हैं, ठीक है, हर स्पीसीज में देखने को मिलती है, इनहेरिटेबल होती हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती हैं, जर्क है, इवोल्यूशन इज ए जर्क एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि म्यूटेशन थ्योरी वैसे तो आती नहीं, और अगर आ जाए तो म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ भी लिख देना, जर्मिनल म्यूटेशंस हैं, सोमेटिक सेल्स को अफेक्ट करने वाली म्यूटेशंस हैं, जर्म म्यूटेशंस कभी भी क्या करती हैं, रुकती नहीं, वो हमेशा ट्रांसफर होती, सबसे सी। ठीक है। चलो जी, अब उसके बाद जो लास्ट जो थ्योरी आती है वो आई थी मॉडर्न थ्योरी, और जो ये मॉडर्न थ्योरी थी बेटा इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि अलग अलग करके, मतलब कोई भी चीज़ इसमें इकट्ठी नहीं है। कैसे कि जो आज के टाइम पे जो थ्योरी दी गई इवोल्यूशन की वो एक मॉडिफाई थ्योरी थी डार्विन की थ्योरी का। डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उसी को मॉडिफाई कर दिया गया, जिसको कि नियो डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। कैसे? मॉडर्न थ्योरी ने ये कहा कि सिर्फ जो जेनेटिक वेरिएशन है वो इनहेरिट नहीं होती, और सारी वेरिएशंस भी नहीं जाती, बल्कि डार्विन और इसके अलावा जो हग्डी वेरीज की जो म्यूटेशन थ्योरी थी उसको मिला दिया गया। समझे? डार्विन और जो म्यूटेशन थ्योरी थी उसको मिला दिया गया, और मिलाने के बाद में जो थ्योरी बनी दिस इज नोन एज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन। उसी को क्या नाम मिला था? इवोल्यूशन की मॉडर्न थ्योरी के नाम से जाना गया। कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। तो जो ये थ्योरी है ना, ये कभी भी पर्टिकुलर नहीं आती, इसके कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स रहते हैं जो कि किए जाते हैं। तो इस चीज को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट में।